Hello, my dear student. Welcome to another exciting lecture of law with me, CA प्रीति अग्रवाल. हमारे पिछले सेशन में हमने कितने सारे क्लॉजेस पढ़े थे. एक बार उनका क्विक रिवीजन कर ले, फिर आगे हम डेफिनेशंस के साथ प्रोसीड करेंगे. चलो देख लेते हैं. We started discussing the clauses starting with the letter C. Yes, हमने C और C, D और E ऐसे क्लॉजेस पढ़े थे. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है. सो चार्ज इज नथिंग बट सम एसेट और प्रॉपर्टी गिवन एज सिक्योरिटी. एवरी चार्ज मस्ट बी रजिस्टर्ड. आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. फिर हमने देखा कि सीईओ इज वन हु इज डेजिग्नेटेड एज सच. सीएफओ इज समवन हु इज अपॉइंटेड एज अ सीएफओ. Company defined under section 2 clause 20, it means a company which is incorporated under this act or any other previous company law. Easy definition थी. उसके बाद हमने डिस्कस किया different types of classifications on the basis of liability. जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी उनके अमाउंट ऑफ गारंटी तक ही लिमिटेड रहती है. भाई इतना हम देंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. Then we have company limited by shares, जहां पर हमारी liability is limited to the amount unpaid on shares. जितना face value है बस उतनी ही हमारी liability. Then we discussed contributory कौन होता है. तो जो winding up के टाइम पे contribute करे उसे contributory बोलते हैं. लेकिन हमने ये भी पढ़ा था ना कि अगर आपके पास fully paid up shares हैं तो भी आपको contributory बोला जाएगा, भले ही आप पैसे ना दो, क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुका है ना पूरा फेस वैल्यू. तो यहाँ पर द पर्सन मे बी कॉल्ड, मतलब उसका नाम बदली हो जाता है. वो मेंबर से क्या बन जाता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी. लेकिन अगर फुल्ली पेड अप शेयर है तो क्या वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, नहीं. लेकिन अगर उसके पार्टली पेड अप शेयर है तो क्या वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, हाँ, जितना अनपेड अमाउंट है उतना देगा. कंट्रोल, दिस इज विद रेलेवेंस टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. मेरा कंट्रोल है वो कैसे पता चलेगा. देखो, इफ आई कैन अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, अगर मैं अपॉइंट कर सकती हूँ मैं निकाल भी सकती हूँ, वो अंडरस्टूड है. I control the management और policy decisions. अगर मेरा उस पर कंट्रोल है, मेरा आप पे कंट्रोल है. इट इज डिफाइंड. प्रमोटर्स में भी आता है ये वर्ड, तो वर्ड यूज किया तो उसको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा. फिर डिबेंचर. अच्छा, हमको हमेशा लगता है कि कंपनी इक्विटी इशू करके पैसे रेज कर सकती है. ऐसा नहीं है. आप लोन भी तो ले सकते हो पब्लिक से. व्हेन यू टेक लोन यू गिव डिबेंचर्स. ठीक है. फिर डिपॉजिट इज एनी रिसीट ऑफ मनी by whatever name called. अच्छा, ऐसे कुछ अमाउंट्स है which are not considered as deposit, वो हम पढ़ेंगे रूल 2 में. डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरम डिविडेंड का मतलब है कि जो प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड को अप्लाई करते हैं वो प्रोविजंस इंटरम को भी अप्लाई करते हैं. द वर्ड डिविडेंड व्हेन इट इज गिवन इन द एक्ट इट मींस फाइनल एज वेल एज इंटरम. तो दोनों के प्रोविजन सेम ही हैं. इंटरम के थोड़े से अगर अलग होंगे तो वो दिए हैं एक्ट में. There are few provisions which are applicable to interim dividend. They have specified that. तो this was what we had discussed. और मेरे ख्याल से हमने ये भी पढ़ा था कि एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन क्या होता है. इट्स जस्ट एन ऑप्शन, ये कंपल्शन नहीं है. सपोज मुझे ऑप्शन दिया है, मेरा एक्सरसाइज प्राइस है 100 रुपीज, मतलब मैं कंपनी के शेयर 100 रुपीज में खरीद सकती हूँ. फिलहाल मार्केट प्राइस उसका 120 रुपीज चल रहा है, तो फिर मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगी बिकॉज इट इज इन द मनी. इन द मनी मतलब कि एक्सरसाइज ऑप्शन को एक्सरसाइज करना फायदे में है क्योंकि मार्केट में महंगे में मिल रहा है. लेकिन अगर मार्केट में प्राइस 80 रुपीज चल रहा है तो फिर मैं आपसे क्यों लूं, मैं वो ऑप्शन क्यों एक्सरसाइज करूं, मैं तो सीधा जाके मार्केट में सस्ते में लूंगी. तो ये एक ऑप्शन है, ये कंपल्शन नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपको खरीदनी है तो खरीद लो, वरना रहने दो. एक्सपर्ट इज अ पर्सन जिसके पास सर्टिफिकेट इशू करने की अथॉरिटी है. तो फिलहाल तो एक इंजीनियर, वैल्यूअर, चार्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एनी अदर पर्सन जो सर्टिफिकेट ले सकता है, जैसे कोई आर्किटेक्ट हो गया या मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर हो गया, दे आर ऑल नोन एज एक्सपर्ट्स. ये काम में आएगा जब हम प्रोस्पेक्टस चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये थे हमारे सारे सेक्शंस जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे. इस सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे वो सारे क्लॉजेस दैट स्टार्ट विद एफ, GHIJKLM, एम तक पढ़ेंगे हम. ऐसे बीच बीच में बहुत सारे क्लॉजेस हैं जिनकी डेफिनेशन आपको अप्लाई ही नहीं करती है, बट मैंने स्टोरी में उनको लिखा है क्योंकि अगर बीच बीच में छोड़ देना फिर स्टोरी वो टूट जाती है. तो दीज आर क्लॉजेस स्टार्टिंग विद द लेटर एफ. पहले
मुझे ये पढ़ने दो, देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, बट पहले आप सिर्फ सुन लो, समझ के लिखोगे ना तो बेटर ही रहेगा उसका रिजल्ट। ठीक है, चलो। तो दीज आर क्लॉजेस स्टार्टिंग विद द लेटर एफ, क्लॉज 39, 40, 41, 42 एंड 43। अब पिछले लिस्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि इक्विटी से तो पैसा रेज किया जा ही सकता है, लेकिन डिबेंचर्स, डिपॉजिट, इनसे भी तो पैसा मांग सकते हैं ना हम। अच्छा, लेकिन पैसे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं, उनके पास भी जाओ, वो भी पूछो। तो पैसे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं, ठीक है, बस वो सिर्फ आपसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा के आप उनसे पैसे ले सकते हो। तो क्लॉज 39 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पैसे तो वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं। क्या तुमने इस फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट बनाई है? अरे फॉरेन कंपनी है तो क्या हुआ, हर किसी के पास फ्री रिजर्व्स नहीं होते, पैसों की तो जरूरत आपको लगने ही वाली है कि नहीं? तो पैसे तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं, बस वो आपसे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं। क्या आपने इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है? आप फॉरेन कंपनी है तो क्या हुआ, हर किसी के पास फ्री रिजर्व्स नहीं होते, पैसों की तो जरूरत लगेगी। ठीक है, इधर ऐड कर दूं वो, आप लिख लेना ना, पैसों की तो जरूरत लगेगी, इतना क्या अभी स्पून फीडिंग करूं। ठीक है, चलो। अब ये जो क्लॉज एफ है ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टोरी समझ गई ना? क्या? ओके। जी में ना दो ही क्लॉज है, तो मैंने इसकी कोई स्टोरी नहीं बनाई है। सेक्शन 2 क्लॉज 44 टॉक्स अबाउट ग्लोबल डिपॉजिटरी सीट एंड 45 talks about government company. Clauses starting with H, we have just one, that is clause 46, which talks about holding company. Clauses starting with the letter I, independent director, in Indian depository receipt, जैसे ग्लोबल होते हैं वैसे इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, इंटरेस्टेड डायरेक्टर एंड इशूड कैपिटल, इनमें से ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर इनमें क्यों हम स्टोरी बना के टाइम वेस्ट करें। ओके, आप सिर्फ इतना ध्यान कर सकते हो कि आई हैव डिसाइडेड ये सेक्शन में याद नहीं करूंगी, तो आई से ये सारे सेक्शंस होते हैं, ये गैप है, हम नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये पॉज कर लो वीडियो और लिखो। लिखा ना? ओके। These are clauses starting with K. We have clause 51, which defines key managerial personnel, important. Clause 52 talks about listed company, important. M, हाँ, इसमें स्टोरी है। M में आता है क्लॉज 53, 54, 55 एंड 56। मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेंबर एंड मेमोरेंडम। अच्छा, हमने डायरेक्टर्स तो अपॉइंट कर लिए, अब हमें मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर लेना चाहिए। मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। है? अच्छा, मेंबर से पूछ लो उनको ये सब सही लग रहे हैं कि नहीं। हाँ, लेकिन आप लोगों ने मेमोरेंडम अच्छे से पढ़ लिया ना, देख लो अपॉइंटमेंट के बारे में क्या लिखा है। चलो, ये लिख लेंगे, आपने डायरेक्टर्स तो अपॉइंट कर लिए होंगे, पर हमें मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट करने हैं, यस और नो। मेंबर से एक बार पूछ लो, सबने मेमोरेंडम पढ़ लिया ना, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं कि नहीं, देख लिया ना, लिखो। ओके, ये लिखा ना ऊपर का? ठीक है, ओके, लेट अस डिस्कस। सबसे पहले क्लॉज 39 तो आपको नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लॉज 40 देख लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली आपके फाइनेंस की पोजीशन बताता है, जैसे मतलब फाइनेंस इन द सेंस आपकी बिजनेस की पोजीशन बताता है। तो इनमें क्या आता है? इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन मैम मेरी तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि यू शुड ऑलवेज आस्क व्हाई, ये क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। अच्छा, अगर ये आता है तो इसका क्या पर्पस है? लाइक बैलेंस शीट, मैम हम तो 11 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब हमको पता है, कैश फ्लो अभी हमको सिखा दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीजों का क्या पर्पस है और ये कैसे बनते हैं। तो मेरे पास ना एक स्मॉल नोट है आपके लिए, ऑल्दो दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, लेकिन क्या होगा ना, एट अ ग्लांस आपको इन स्टेटमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40 बोलता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। अच्छा, ये जो बैलेंस शीट होती है ये हमको क्या बताती है? इट टेल्स अस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना कि बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डे पे मुझे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। जैसे इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च, मतलब आज के तारीख में मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बैलेंस शीट बताती है। लेकिन अगर मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जानना है कि मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, देन दैट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फॉर अ पीरियड बनाया जाता है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक पर्टिकुलर डे और ये होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अ क्वार्टर और अ ईयर। क्वार्टर को लिमिटेड रिव्यू भी बोलते हैं, जो 3-3 महीने के लिए बनता है। तो मुझे याद है मैं भी आर्टिकलशिप जाती थी तो लिमिटेड रिव्यू था तभी, मतलब हम 3-3 महीनों की ऑडिट करते थे, क्योंकि क्या है ना, एक साथ पूरे साल की ऑडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 3 महीने की होती है, तो फिर देन ईयर एंड में आपको बस लास्ट क्वार्टर करना है और ईयर एंड के जो भी फाइनेंशियल्स बनाने हैं वो। तो क्वार्टरली हम जाते थे, लिमिटेड रिव्यू करते थे। अभी जैसे फर्स्ट क्वार्टर, फिर सेकंड क्वार्टर वो बन गया हाफ ईयर, फिर थर्ड क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर बन गया फुल ईयर। तो इस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको कैश की मूवमेंट बताता है ड्यूरिंग द ईयर। मतलब वी स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, फिर हम देखते हैं कि पैसा कहाँ से आया और मैंने पैसा कहाँ पर दिया, कितना पैसा मैंने साइड में रखा है फॉर इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, एम्प्लॉइज को मैंने कितनी पेमेंट करी है, मेरे डेटर्स से कितना पैसा आया है, क्रेडिटर्स को मैंने कितनी पेमेंट की है, टोटल पे बात करते हैं हम। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, एड लेस करके हम क्लोजिंग बैलेंस पे आ जाते हैं। तो मूवमेंट ऑफ कैश, इट लुक्स एट द कैश पोजिशन ऑफ द कंपनी, हाउ मच गोज टू द क्रेडिटर, टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, and how much is kept by the company for its own growth and development। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कहां पर किए, मतलब पैसा कहां लगा हुआ है मेरा वो बताओ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल क्यों है, क्योंकि अगर कोई चेंज होगा तो यहां पर आएगा। एंड मोर और लेस दिस इज एप्लीकेबल टू कंपनीज जिनको इंड एएस अप्लाई करता है। इट प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट्स इन द शेयर कैपिटल ओवर द अकाउंटिंग पीरियड, में कितना इशू किया, अगर कुछ बायबैक किया है वो। स्केड्यूल 3 जो हमारा है एक्ट में, मैंने आपको बताया था 7 स्केड्यूल्स होते हैं, उसका जो स्केड्यूल 3 है वो मुझे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है उसका फॉर्मेट बताता है। तो इट रिक्वायर्स दैट द मूवमेंट शुड बी प्रेजेंटेड एज अ नोट्स टू अकाउंट। तो ये स्केड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि मुझे तो ये दिखाना ही है। एक्सप्लेनेटरी नोट में क्या आता है, देखो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट राइट इन द बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मुझे चाहिए कि नहीं, मेरे को तो इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे तो बताना है मेरे शेयर होल्डर्स को, हाँ तो ठीक है, नोट के फॉर्म में बता दो ना। फिर मुझे ये पर्टिकुलर अमाउंट कैसे आया उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, तो नोट्स में बताओ। मैं कौन सी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी यूज कर रही हूँ, मेरी ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट हो रही है, मुझे बताना है कि मेरी ये पॉलिसीज हैं, मैं ये मेथड यूज कर रही हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो यहाँ पर दे दो आप। ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी नोट मोस्टली टॉक्स अबाउट थिंग्स विच आइदर कैन नॉट बी रिटन इन द बैलेंस शीट एंड पीएनएल, मतलब मुझे लगता है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, या फिर मैंने जो अमाउंट लिखा है मुझे वो कैलकुलेट कैसे हुआ था वो बताना है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्राइंग टू कन्वे। मेरे को अमाउंट को एक्सप्लेन करना है, उसकी कैलकुलेशन बतानी है, फिगर्स, मुझे मैं कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रही हूँ वो बताना है, वो लिखो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ये पहले कॉपी कर लो, फिर हमारे टेक्स्ट बुक में भी इसको रीड करके और हाईलाइट कर लेंगे। कंटिन्यू राइटिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी मैं जब पढ़ रही थी तो मैं अपने नोट्स ऐसे बनाती थी। इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ट्रायंगल मतलब चेंजेस, एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। तो मैं ऐसे लिख लेती थी, फिर रिवीजन के टाइम पे बस उसी को इलैबोरेट करना है, वो तो माइंड में रहेगा ही आपके। Provided that the financial statement with respect to one person company, small company, dormant company, private company, if it is a startup, it may not include, may word आ गया मतलब ये ऑप्शनल है, आपको इंक्लूड करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी वी आर फाइन, मतलब हम कंपलसरी नहीं कर रहे तुमको। इट मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन प्राइवेट कंपनी को ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब उस प्राइवेट कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर से फाइल किए अंडर सेक्शन 137 एंड एनुअल रिटर्न फाइल किया अंडर सेक्शन 92 विद आरओसी। एनुअल रिटर्न हमको बताता है मोस्टली फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है। इट्स एन एनुअल थिंग व्हिच यू हैव टू फाइल विद आरओसी। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्सेप्ट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 92। तो स्टार्टअप अगर आप हो, अगर आप एक स्टार्टअप हो तो इट मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है? बनाओगे वेरी गुड, नहीं बनाओगे तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। वी हैव वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी ओनली इफ इट इज अ स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब एक ऐसी कंपनी, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, मीनिंग वो वैसे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन स्टार्टअप वो कंपनी होती है जिसको स्टार्टअप का स्टेटस मिला होगा और ये उनको बेनिफिट जो है वो 10 इयर्स के लिए मिलता है। अ प्राइवेट कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब ये बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी को ही मिलेगा एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफिकेशन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको इनको अप्लाई करना है एंड आप बोलोगे कि मुझे स्टार्टअप का स्टेटस चाहिए, मीट द फॉर्मेलिटीज एंड यू कैन गेट द स्टेटस ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी। तो ये सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी को ही मिलेगा एंड यू नीड टू मेक एन एप्लीकेशन। ठीक है, चलो अगर आपको ये लिखना है तो लिख लो, वरना ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला एग्जाम में। हाँ, लेकिन ये जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। यू हैव वन पर्सन, मेरे साथ बोलो तो लर्न हो जाएगा। वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी इफ इट इज अ स्टार्टअप। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्लॉज 41 जो डिफाइन करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा सुनो ना, अगर मैं सिर्फ ईयर बोलूं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कैलेंडर ईयर। ठीक है, इसका मतलब होता है कैलेंडर ईयर। जैसे हम बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ईयर ही बोलते हैं, मतलब कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम, ये मैं इरेज कर रही हूँ, पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1 टू 31 अरे 31 मार्च बोलने की इतनी आदत हो गई है मुझे। तो कैलेंडर ईयर क्या होता है? इट इज द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1 टू 31 लेकिन हम क्या कैलेंडर ईयर की बात करें? क्या मैंने सिर्फ ईयर लिखा है? नहीं, मैंने यहां पर लिखा है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है दैट इज पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1 April and it ends on 31 March। तो हम अगर सिर्फ ईयर लिखते हैं एक्ट में तो वो ईयर होता है कैलेंडर ईयर, लेकिन अगर मैंने वहां पर फाइनेंशियल ईयर की बात कर ली देन दैट बिगिंस फ्रॉम 1 April एंड इट एंड्स ऑन 31 March। डेफिनेशन को आगे बढ़ाते फिर मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी। इन रिलेशन टू अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट, कितने ब्यूटिफुली डेफिनेशन को बनाया है। क्या मैं ये फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन कोई स्कूल, कॉलेज या फिर कोई ऐसे ही सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस के लिए बोल रही हूँ? नहीं, मेरी जो ये डेफिनेशन है वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को ध्यान में रखते हुए बनी है। तो क्लॉज 11 में हमने पढ़ा था कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है एक लेमैन के लिए।
Body corporate means any kind of association having separate legal identity in the eyes of law. It's an artificial person. It includes the companies incorporated outside India. मतलब जो companies India में incorporate हुई हैं वो तो आएंगी, but it also includes companies which are incorporated outside India. कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में क्या फर्क है? बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत ही वाइडर टर्म है, कंपनी उसमें आती है. बॉडी कॉर्पोरेट includes both companies incorporated outside India as well as in India. लेकिन company means a company which is incorporated in India. It is registered in India, having a registered office in India. तो इसको कवर किया है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में. देखो इस तरीके से हम रिवाइज करते हैं. ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट इतने डिटेल में रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं कैसे रिवाइज करूंगी? मैंने क्या पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे ही वो वर्ड आ गया मेरा दिमाग चलने लगा. क्या पढ़ा था मैंने? अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. लेकिन कंपनी वही होती है विच इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल्सो इन इंडिया. अच्छा, इन रिलेशन टू अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट. अब मेरी ये हैबिट थी, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ. जैसे मैं पढ़ती थी ना, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको. डेफिनेशन को लर्न करने के लिए मैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो. जैसे इन रिलेशन टू अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है, हम किसके बारे में बात करें? फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट. इट मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन 31st March एवरी ईयर. ठीक है, बट इफ इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आइदर, हाईलाइट करो आप मेरे साथ, ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ January of the year, then period ending on 31st March of the following year, in respect whereof the financial statements of the company or a body corporate are made up. अब इसी को पढ़ो. In relation to company or a body corporate. Okay. Financial year means a period ending on 31st March every year. क्या देखो लर्न हो गया मुझे. But where the company is incorporated either on or after 1st January, then the period ending on 31st March of the following year will be considered. हो गई लर्न डेफिनेशन. तो इस तरीके से व्हेन यू ब्रेक द डेफिनेशन इट इज पॉसिबल टू लर्न इट, टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो जब भी आपको कोई डेफिनेशन लर्न करनी है, ऐसे ब्रैकेट डाल डाल के उसको ब्रेक कर दो. अब मैम इसका एग्जाम्पल चाहिए हमको, ऐसे नहीं समझ में आया. ऑफ कोर्स एग्जाम्पल्स देंगे हम. नाउ लेट मी राइट फर्स्ट एंड आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी. अब क्या बोलता है मेरा एक्ट कि फाइनेंशियल ईयर जो है इट एंड्स ऑन 31st March एवरी ईयर. ठीक है, अब दो चीजें हैं देखो, एक है फाइनेंशियल और एक है ईयर. मैं मानती हूँ ईयर मीन्स कैलेंडर ईयर, बट कैन आई ऑल्सो से कि ईयर मुझे बताता है अ पीरियड ऑफ 12 months, है ना. साल मतलब 12 महीने होते हैं ना. तो मुझे एक ऐसे 12 months की पीरियड चाहिए जो 31st March को खत्म होती है. तो शुरू कब होगी? 1st of April. समझ में आया? साल का मतलब होता है 12 महीने. फाइनेंशियल मतलब एक ऐसा पीरियड ऑफ 12 months जो 31st March, देखो डेफिनेशन भी तो यही बोल रही है ना. इट एंड्स ऑन, सिर्फ एंडिंग की बात कर रहे हैं वो. इट एंड्स ऑन तो मतलब ऐसा एक 12 months का पीरियड जो 31st March को खत्म होता है. तो शुरू कब होगा? फर्स्ट. इसीलिए मेरा फाइनेंशियल ईयर का पीरियड होता है 1st April to 31st of March. तो ये पार्ट ऑफ द डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई कि इट मीन्स एंडिंग ऑन 31st March ऑफ एवरी ईयर. लेकिन इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st Jan, तो आपका जो पीरियड है वो 31st March इस साल खत्म नहीं होगा, अगले साल होगा. मैम नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं. चलो नाउ ये जो मैं बात कर रही हूँ ना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की ही बात हो रही है, क्योंकि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये इनकॉर्पोरेशन का चक्कर आएगा. बाद में तो फिर 12 months का चलते ही रहेगा ना. मैं सिर्फ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ. व्हाट इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेट, पहले मुझे लिखने दो फिर लिखना.
द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन, ठीक है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ, आप मुझे बताओ व्हेन शैल द फाइनेंशियल ईयर एंड। What if the company is incorporated on 2nd May 2027? बोलो, when will the first financial year end? 31st March 2028। लेकिन मैम आप तो बोल रहे थे कि ये 12 महीने का पीरियड होगा, ये तो लेस देन 12 मंथ्स आ रहा है। अरे वो इनकॉर्पोरेट ही 2nd मई को हुई ना, तो पीरियड एंडिंग ऑन 31st मार्च तो मेरे को करना ही पड़ेगा ना, ये तो फर्स्ट की बात हो रही है ना, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, इसीलिए ऐसा है। तो अगर 2nd मई को कंपनी इनकॉर्पोरेट है तो अगले साल 31st मार्च को ईयर एंड हो जाएगा। व्हाट इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2027, तो अभी बताओ कब एंड होगा? अगेन 31st मार्च 2028। और अगर मेरी कंपनी 1st दिसंबर 2020 1st जनवरी 2028 को इनकॉर्पोरेट हुई तो बताओ कब होगा ईयर एंड? 31st मार्च, क्या लिखूं जल्दी सोचो, 2029। मैम ऐसे क्यों? देखो, अगर आपकी कंपनी 1st ऑफ जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई है तो 31st मार्च 2028 तक 3 ही महीने होंगे ना यार। 3 महीने का क्या हम अकाउंटिंग करेंगे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, कुछ है ही नहीं, अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है। तो लॉ बोलते हैं एक काम करो, ये छोड़ दो, आप है ना अगले साल चले जाओ 31st मार्च 2029। मतलब हम अलाउ कर रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो मैक्सिमम 15 मंथ्स का हो सकता है, हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो मैक्सिमम 15 मंथ्स का हो सकता है, तो जैन फेब मार्च और आगे के 12 महीने। लेकिन आपका जो सब्सिक्वेंट ईयर रहेगा, ठीक है, आपका जो अभी 2nd फाइनेंशियल ईयर रहेगा, फर्स्ट तो हमने अलाउ कर दिया, आपका जो 2nd फाइनेंशियल ईयर होगा वो 12 महीने का ही होगा। हाँ, तो सपोज कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1st ऑफ जनवरी को, तो इसका जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो एंड होगा 31st मार्च 2029 को। लेकिन इसका जो 2nd फाइनेंशियल ईयर है वो कब होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st अप्रैल एंड इट विल एंड ऑन 31st मार्च 2030, ठीक है। तो 1st अप्रैल टू 31st ऑफ मार्च, ये तो 12 महीने का ही रहेगा। इसमें हम कुछ नहीं उनको देंगे कि नहीं एक्सटेंड कर लो, इसमें वो 12 महीने का ही रहेगा। तो अगर आप ऑन, ठीक है, ये ऑन हो गया, या फिर आफ्टर की बात करें, जैसे 20 फरवरी को 2028, 20 फरवरी को अगर आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो भी आपका ईयर एंड 31st मार्च 2029 को ही होगा। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, मैम अगर मेरी कंपनी 31st दिसंबर को इनकॉर्पोरेट हुई थी तब भी मेरे को 3 महीने के ही अकाउंट्स बनाने पड़े थे। अब अगर मैंने अगले दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली तो मेरे को 15 महीने के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ये मुझे प्रिविलेज मिली है। ऐसा क्यों? 31st मार्च और 1st जनवरी में क्या एक दिन का ही तो फर्क है? यहाँ पर भी 3 महीने मिल रहे हैं, इधर भी 3 महीने मिल रहे हैं, तो आपने क्यों इसको 31st मार्च 2029 में पुश कर दिया? अब देखो, कंपनी ये नहीं बोल सकती ना कि अरे नहीं नहीं मेरे लिए तो 3 महीने काफी है, देखो ना 31st दिसंबर को भी आपने 3 महीने मेरे को भी दे दो, मैं बना लूंगी। और दूसरी कंपनी बोलती है नहीं मेरे लिए तो 3 महीने कम है, मुझे नेक्स्ट ईयर जाना है। वी कैन नॉट हैव डिफरेंट डेट्स नो फॉर डिफरेंट कंपनीज। तो हमने बोल दिया यार नथिंग डूइंग, एक काम करते हैं, ये इस साल है ना, ये 2027 का आखिरी दिन है ना, तो 2027 में अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए हो तो यही आपका ईयर एंड है। आप अगले साल चले गए, ठीक है, अगले साल से तो फिर आपका ईयर एंड होगा 2029।
हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, सबको यही फॉलो करना पड़ेगा। कोई ना कोई डेट तो हमको सेट करनी ही पड़ेगी ना। तो हमने बोला ये साल है ना, साल का आखिर है ना, तो उसको सबको 2028 में डाल दो। और जैसे ही वो अगला साल चले गया फिर उसको बोलो भाई अभी तू बाद में आना, अभी ये पीरियड बहुत कम है। समझ रहे हो? तो हमने सिर्फ ये एक डिसीजन मेकिंग के लिए डेट डिसाइड करके रखी है कि भाई ये डेट से पहले और ये डेट के बाद ये सिचुएशन होगी। इसका एज सच देखा जाए तो कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ओके, अब आप पॉज करके ये लिख सकते हो। डन। ओके, अब ये जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें चले जाते हैं। इन रिलेशन टू कंपनी, तो हम ये सब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। द पीरियड एंडिंग ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, डन। लेकिन अगर आप ऑन या आफ्टर 1st ऑफ जनवरी इनकॉर्पोरेट हुए देन 31st मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, बस इतना ही करना। अब ना होल्डिंग सब्सिडरी और कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन मतलब कि दो कंपनी की बुक्स को ऐड करना और एक ऐसी इमेज देना कि अगर ग्रुप एज अ होल आपको जानना है तो ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंपनी ए और कंपनी बी दोनों के फाइनेंशियल्स को जब आप कंबाइन कर दोगे, अमाउंट्स को ऐड कर दोगे, तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। हमारी कंपनी है पेप्सिको इंक, ठीक है? दिस इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है? लेकिन इसकी प्रेजेंस इंडिया में है। नाम क्या है? पेप्सिको होल्डिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नाम में इंडिया इसीलिए क्योंकि इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी सब्सिडरी की बात करें, तो नाम में इंडिया ऐड कर। अब ये जो है, दिस इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अरे वाह, अगर ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है तो इसका मतलब है इसको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। पहले तो मैं ये लिख देती हूँ, इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट दिस इज अ कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यस, तो इसको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो ये कंपनी है तो इसको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। ओके, अगर कंपनीज एक्ट अप्लाई करता है तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल से लेकर 31 ऑफ मार्च, ठीक है? सो दिस इज अ कंपनी, so दे विल हैव टू फॉलो द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बोलता है कि इसका फाइनेंशियल ईयर ये पीरियड का होगा। अब इसकी जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, ये तो सब्सिडरी हुई, ये उसकी इंडियन सब्सिडरी हुई जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट की गई है। फिर ये होल्डिंग कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब ये जो होल्डिंग कंपनी है, इसका जो लॉ है, मतलब ये कंपनी को जो लॉ अप्लाई करता है, जो कंट्री में वो इनकॉर्पोरेट हुई है, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैलेंडर ईयर के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है? उनका जो अकाउंटिंग है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से होती है। मतलब वो अपने अकाउंट्स बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं फ्रॉम 1st ऑफ जैन टू 31st ऑफ दिसंबर। अब मुझे इन दोनों के बुक्स को कंसोलिडेट करना है। अरे बाप रे, ये एक कंपनी है जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च अपने बुक्स बनाती है, और ये एक कंपनी है जो 1 जैन टू 31 दिसंबर बनाती है। वैसे कंसोलिडेशन करना चाहे तो हम कर सकते,
कंसोलिडेशन मैंने आपको बताया, इट इज टू नो द पोजीशन ऑफ द ग्रुप एज अ होल। लेकिन अभी कंसोलिडेशन करना चाहे तो कर सकते, बट कितना मुश्किल होगा ना, और कितना टाइम जाएगा यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब देखो ना, ये 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, ये 1 मार्च को खत्म हो रहा है, अब बीच में ये पीरियड आ गया, तो कैसे हम इसका कंसोलिडेशन करेंगे? इट्स सो डिफिकल्ट। अब ये भी अपनी तरफ से गलत नहीं है, क्योंकि इनकी जो कंपनी जहां पर इनकॉर्पोरेट हुई है वहां का लॉ ये करने की परमिशन देता है, और हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है नहीं, तुमको यही पीरियड फॉलो करना है। तो हमने बोला चलो एक काम करते हैं, ठीक है भैया, तुमको इनके साथ कंसोलिडेशन करना है, इनको अपनी ग्रुप कंपनी जो होल्डिंग है, इनको अपने ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है फॉरेन में। एक काम करते हैं, पेप्सिको होल्डिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तुम ना एक एप्लीकेशन करो सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कि देखो ये प्रॉब्लम आ रही है। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अलाउ टू यूज अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। तो तुम एक काम करो, तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन लिखो और उनको बताओ कि होल्डिंग कंपनी जो है, तुम उनको बताओ कि होल्डिंग कंपनी जो है वो कैलेंडर ईयर फॉलो करती है और हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, हमारा कंसोलिडेशन पॉसिबल हो ही नहीं रहा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है तो फिर आप कोई भी डिफरेंट ईयर यूज कर सकते हो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है यार अगर हम लोग डिफरेंट ईयर की परमिशन दे रहे हैं, तू देख ना तेरे को कैसे करना है, तेरे को कैलेंडर ईयर फॉलो करना है या फिर तेरे को 1 जून से लेके 31 मई तक का पीरियड रखना है, तो तू कर ले। तेरे को 9 मंथ्स के अकाउंट्स बनाने, वो तू देख ले। अभी हम तुमको परमिशन दे रहे हैं कि इसके होल्डिंग कंपनी के हिसाब से अब तुम, तुम्हारी क्यों गई, होल्डिंग कंपनी के हिसाब से अब तुम देख लो। मैंने ना ये इधर डालना चाहिए, दूसरे पेज पे करती तो बेटर रहता, इधर बहुत सारे नोट्स। ये देखो, तो हम बोलते हैं कि भाई तू अभी देख ले, तेरे को क्या पीरियड करना है, इसके साथ में तुझे कंसोलिडेशन करनी है तो तुझे 1 ईयर का रखना है, 9 मंथ्स का रखना है, कब शुरू करना है कब खत्म करना है, भाई अभी वो तू देख ले, दैट इज योर विश। यार इंडियन कंपनीज भी ऐसे ही बोलने लग गई फिर, हमको तुम इनको दे रहे हो ना तो हमको भी ऐसे करने। हाँ नहीं भाई, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई है उसको कंसोलिडेशन करनी है, तब जाके हम ये सब करवा रहे हैं। अब तुम तो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई हो, तुमको ऐसा क्यों करना है? तो बाकी कंपनीज जो इधर इस प्रॉब्लम में फॉल नहीं करती हैं, वो नहीं बोल सकते मेरे को भी चाहिए कोई दूसरा फाइनेंशियल ईयर अपनी मर्जी का, मेरे बर्थडे से चालू होना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इनको ये कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए हमने ये सोल्यूशन दिया। सो फॉर द कंपनीज दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वो नहीं कर सकते। इट इज अलाउड ओनली फॉर होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो बस ये लोग ही अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। ओके, लिखो। Where a company or a body corporate, which is either a holding, subsidiary, associate of a company incorporated outside India, रुको, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से इधर क्या आएगा? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में कौन आएगा? पेप्सिको इंक, उसी की सब्सिडरी मैंने ली थी, पेप्सिको होल्डिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो एक ऐसी सब्सिडरी कंपनी जिसकी पेरेंट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, now they are required to follow a different financial year for consolidation outside India। they मतलब कौन? ये पेप्सिको इंक। then the central government may on application made by that company, अब ये that कौन होता है यार? that मतलब कौन एप्लीकेशन करेगा? पेप्सिको
इंडिया, भाई इंडियन कंपनी बोलेगी ना, मैं मेरा चेंज करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडियन कंपनी रिक्वेस्ट देगी ना। पेप्सिको इंडिया, पेप्सिको होल्डिंग्स, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एप्लीकेशन देगी एंड देन दे विल अलाउ द कंपनी टू यूज अ फाइनेंशियल ईयर वेदर ऑन, दे विल अलाउ देम टू यूज एनी पीरियड। एनी मतलब यार अभी तू देख ले तेरे को कब करना है। whether or not that period is a year, मतलब whether or not that period is for 12 month। ईयर मतलब वो अब जैन टू दिसंबर देख लो, 12 महीने हैं नहीं है, मतलब यार अभी तू देख ले तेरे को कब से स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, कितने पीरियड का करना है, वो तू देख ले तेरे हिसाब से अभी कंसोलिडेशन के लिए कर ले। लेकिन क्या कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, क्या वो ये बोल सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज को अलाउ किया गया है जो होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट है ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब एक ऐसी फॉरेन कंपनी होती है which is incorporated under any law for constitution of the company incorporated outside any constitutional company outside India। मतलब बाहर के देश में तुमको जो प्रोसीजर बोला है वो फॉलो करके तुम इनकॉर्पोरेट हो गए, तुम एक फॉरेन कंपनी हो। तो जब यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का मेंशन किया गया है, मतलब हम इन कंपनीज की बात करें जो बाहर बनी है। अच्छा, 42 क्या बात करता है? फॉरेन कंपनी की बात करता है यार। ये भी ना हमारा जो चैप्टर है टाइप्स ऑफ कंपनीज, वहां पर इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि फॉरेन कंपनी क्या होती है मैं वहां पर क्यों कवर करना चाहती हूँ पता है? क्योंकि उधर ना इलेक्ट्रॉनिक मोड का जो रूल 2 है वो उसके भी डिटेल्स मुझे आपको देने हैं। दिस वी विल कवर इन चैप्टर 2, बट अभी मैं आपको डेफिनेशन तो बता ही देती हूँ क्लॉज 42 क्या बोलता है। फॉरेन कंपनी क्या होती है? या तो एक कंपनी या तो एक बॉडी कॉर्पोरेट। मेन क्या है? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मैम अगर ये इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है तो हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं? अरे वो भले ही बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन वो इंडिया में बिजनेस कर रही है ना, तो जो बिजनेस वो इंडिया में कर रही है उसको इंडियन कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा, है कि नहीं? वो ये नहीं बोलते नहीं बाहर मेरे यहाँ पे तो ऐसा नहीं चलता, अरे भाई तुम इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, इंडियन कंपनीज एक्ट ही फॉलो करना है तुमको। तो भले ही ये इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है बट इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। देखो या तो वो खुद ही प्रेजेंट है, उसका प्लांट है, ऑफिस है, मैन्युफैक्चरिंग है, या तो खुद का है या वो एजेंट के साथ ये कर रहे हैं, एजेंट कर रहा है उनके बिहाफ पे। या तो तुम फिजिकली प्रेजेंट हो, मतलब तुम्हारा खुद का ब्रांच है, ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग है। या फिर तुम इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट हो, या तो फिजिकली प्रेजेंट हो या इलेक्ट्रॉनिकली। अब इलेक्ट्रॉनिक में क्या आएगा? जैसे डेटा इंटरचेंज आ गया, एसएमएस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया से तुम प्रेजेंट हो। ये जो रूल 2 है ना ऑफ कंपनीज, स्पेसिफिकेशन वो लिख देते, पूरा ही लिख देते हैं इसको। स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन तो यहाँ पर उसको डिटेल में बताया गया है कि एग्जैक्टली रूल 2 में क्या आता है। ये तो वो हम वहां पर पढ़ेंगे। यू आर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। अब ना एक कंपनी थी, उसके डायरेक्टर्स इंडिया में आते थे, एक ही होटल में रुकते थे और वो होटल से मशीनरी का बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करते थे। दैट होटल वाज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो तुम कोई भी मैनर में देखो, हमने तो लिख दिया या तो तुम फिजिकली प्रेजेंट हो या इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट हो, खुद से या अपने एजेंट से, ये हमने तो लिख दिया। लेकिन अगर तुम और भी किसी तरीके की एक्टिविटी इंडिया में कर रहे हो तो वो इंडियन बिजनेस को कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। फ्री रिजर्व जो है वो मैं अभी फिलहाल नहीं कर रही, ये हम करेंगे इन द चैप्टर शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। ठीक है, फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो, ये रिजर्व मतलब ये जो पैसा मैंने साइड में रखा है, प्रॉफिट रखा है, ये फ्री है। इसका कोई एलोकेटेड यूज नहीं है, नहीं नहीं ये इसके लिए यूज करना नहीं, ये फ्री है। मीनिंग इट इज फ्री टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो फ्री रिजर्व का मीनिंग यही होता है, इट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इसका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है
आप यूज करो टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अगेन ये चैप्टर 3 में मैंने कवर किया है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट चैप्टर में, क्योंकि इसके ना मेरे को बहुत सारे आपको बाकी प्रोविजन चार्ट्स वगैरह सब देना है, तो वी विल कवर इट लेटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? पहले तो इसको डिफाइन ही क्यों किया है यार? मतलब गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन, ये कंपनी को डिफाइन किया वो सफिशिएंट नहीं था? अगर आप एक्ट पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि जगह जगह पर गवर्नमेंट कंपनी की कभी कभार प्रोविजंस अलग ही होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक कंपनी का जो ऑडिटर है वो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे इन द जनरल मीटिंग, ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका ऑडिटर कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल अपॉइंट करता है। तो ऐसे बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि गवर्नमेंट कंपनी को ये अप्लाई करेगा, ये बाकी कंपनी के लिए, ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए। तो अगर ऐसा कुछ प्रोविजन है तो फिर आपको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा ना, या तो हमने रिलैक्सेशन दे दी है या फिर हमने कुछ और स्ट्रिक्ट डाल दिया वहां पर। तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। तो या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पैसा डाले हुए है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, या फिर पार्टली सेंट्रल, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। मैम गवर्नमेंट का पैसा मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई क्या? नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ एक इन्वेस्टर है। अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट भी बैंकरप्ट हो गई। नहीं, गवर्नमेंट इज ओनली एन इन्वेस्टर, वी आर जस्ट अ शेयर होल्डर इन द कंपनी। इनके एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। जो म्यूनिसिपैलिटी में काम करते हैं, म्यूनिसिपल स्कूल्स हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। ये थोड़ी ना गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो गए, ये तो कंपनी के एम्प्लॉयज है। कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम द मेंबर्स। अच्छा यहाँ पर क्या 50% है? नहीं, 51 कम से कम होना चाहिए, तब वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। अच्छा यहाँ पर और भी कुछ लिखा है, इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। मतलब सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट कंपनी के रूल्स अप्लाई कर जाएंगे। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अब ये मेरी गवर्नमेंट कंपनी है, ये दो इसकी सब्सिडरीज हैं, इनको भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा एज पर द कंपनीज एक्ट। इनको भी गवर्नमेंट कंपनी के ही प्रोविजंस फॉलो करने हैं। है? ये एक और कंपनी है पावर फाइनेंस, इसकी भी दो सब्सिडरीज है, इन सब्सिडीज को भी हम गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स लिखो। अच्छा और क्या लिखा है यहाँ पर? पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, अब अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी ने डीवीआर इशू किए हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, तो इंस्टेड ऑफ पेड अप कैपिटल हम लेंगे टोटल वोटिंग पावर। अब नॉर्मल शेयर्स क्या होते हैं? नॉर्मल वन शेयर वन वोट, इनको बोलते हैं प्लेन वनीला शेयर्स। प्लेन वनीला मतलब वनीला आइसक्रीम होती है ना जिसमें कुछ भी नहीं होता, एकदम प्लेन, वन शेयर वन वोट। लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं नहीं 10 शेयर्स तो एक वोट मिलेगा, इनको बोलते हैं डीवीआर। मतलब हम उनकी वोटिंग राइट कम कर रहे हैं ना। मैम कौन करेगा ये? अरे राइट कम हो रही है, डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है इनको। वो बोलते हैं मेरे को वोटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डिविडेंड दे दो। तो अगर वो अपनी वोटिंग सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हम उनको ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं ना। तो अगर आपकी कंपनी ने डीवीआर इशू किए हैं, ये भी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 में, शेयर एंड शेयर कैपिटल। अगर आपने डीवीआर इशू किए तो पेड अप शेयर कैपिटल के बदले में आप लिखोगे टोटल वोटिंग पावर। एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, आप सॉल्व करो ये आंसर। एक्स इंडस्ट्रीज एक गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं हमको डिसाइड करना है।
25% is held by central government, 10% by स्टेट गवर्नमेंट, 15% बाय बोथ। ये गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं, क्यों मैम? 50% आ रहा है, हमको क्या चाहिए? 51। तो फॉर द गवर्नमेंट कंपनी मिनिमम होल्डिंग कितनी होनी चाहिए पेड अप कैपिटल में? 51। ये तो 50 है, ये गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट के, लिख लो। देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग। अरे बहुत ही वेग डेफिनेशन है। मैं होल्डिंग हूं अगर आप मेरी सब्सिडरी हो। यार तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सब्सिडरी क्या होता है, वो तो बाद में ही आएगा। इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज, मतलब मैं ये सब्सिडरीज की बात कर रही हूँ। होल्डिंग मीन्स अ कंपनी इन ऑफ विच सच आर सब्सिडरी, मतलब अगर आप मेरी सब्सिडरी हो तो मैं आपकी होल्डिंग हूँ। देखना पड़ेगा ना सब्सिडरी क्या होता है। तो क्लॉज 46 होल्डिंग को डिफाइन करते हैं, बाद में जब सब्सिडरी आएगा तभी पढ़ेंगे। ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। अरे इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड मतलब मैंने ऑफर किया। कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो आप लिख सकते हो इशूड कैपिटल इज ऑफर। तो फिर एक्सेप्टेंस क्या होगा? सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब्सक्राइब कर लिया, दैट इज एक्सेप्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल। क्लॉज 51 very important for exam. Key managerial personnel is defined under section 2 clause 51 of the act, and this is an extremely important definition for exam. Although it is not very frequently asked in the exam, but I feel that new questions can be framed on key managerial personnel. तो हमारे लिए ये डेफिनेशन को अच्छे से करना बहुत जरूरी है। चलो, इन रिलेशन टू अ कंपनी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे डेफिनेशंस में वो यही लिखते हैं इन रिलेशन टू अ कंपनी, क्योंकि ये सारे डेफिनेशंस हमको कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हैं। की मैनेजरियल पर्सनल मतलब ये ऐसे लोग हैं हु ऑक्यूपाई अ की मैनेजरियल पोजीशन इन द कंपनी। कौन है यहाँ पर? नोट में हम साइड में लिख देंगे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। और लॉ की ब्यूटी देखो, इसके बाद ही हम मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर को भी डिस्कस करने वाले हैं। देन वी हैव द कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, any other officer who is not more than one rank below the directors, yes, and any other officer as may be prescribed. So officer prescribe, फिलहाल तो किसी को प्रिस्क्राइब नहीं किया है उन्होंने, लेकिन कभी भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो हमने पावर देके रखी है। तो कौन आएगा यहाँ पर? सीईओ, एमडी, मैनेजर, CS, whole time director, CFO, any other officer, and any other officer prescribe. सीईओ एंड सीएफओ, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। यस, वी हैव कवर्ड द डेफिनेशन। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर मींस ये एक डायरेक्टर है हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वी हैव कवर्ड। एनी सच ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर who is in whole time employment, okay, ये whole time employment में है, and he is designated as a key managerial personnel by the board। जैसे मान लो ये डायरेक्टर है और इसी के नीचे हमने एक एसोसिएट डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो दिस एसोसिएट डायरेक्टर इज इन, इसको होल टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब ये पूरा टाइम कंपनी के लिए ही काम करता है। और हमने कहा है क्योंकि ये डायरेक्टर के एकदम नीचे है, मतलब ये डायरेक्टर का ही दिया हुआ काम कर रहा है, तो ये भी तो एक तरीके का की मैनेजरियल पर्सनल ही हुआ ना। तो कंपनी ने उसको भी की मैनेजरियल पर्सनल बना दिया है, बताया ये की मैनेजरियल पर्सनल के डेफिनेट के लिस्ट में इसका भी नाम डालो। नाउ बिकॉज लॉ हैज द पावर टू प्रिस्क्राइब एनी अदर ऑफिसर,
लॉ कभी भी बोल सकता है अरे ये तो वही काम कर रहा है जो केएमपी करता है, इसको भी केएमपी बना दो। तो हर कंपनी के पास उसकी एक केएमपी की लिस्ट होनी चाहिए। दैट इज व्हाट यू विल एडवाइज योर क्लाइंट्स आल्सो, कि आपको आपकी केएमपी की लिस्ट प्रॉपरली बनानी चाहिए, अदरवाइज हम किसी को भी केएमपी मान सकते हैं, नहीं ये तो वही काम कर रहा है। तो अभी फिलहाल सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, एनी अदर ऑफिसर हु इज जस्ट वन लेवल बिलो एंड ही इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, एंड हमने उसको की मैनेजरियल पर्सनल को का डेजिग्नेशन दिया है। एनी सच ऑफिसर अभी तक तो फिलहाल किसी को भी अपॉइंट नहीं किया है। बस आपको डेफिनेशन ही लर्न करनी है और इसी के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। देन वी हैव क्लॉज 52 which I'm going to discuss with you when we cover the second chapter, क्योंकि वहां पर इसको हम डिटेल में करने वाले हैं, बिकॉज इसमें काफी कुछ डिस्कस करना है। ओके, आई एम नॉट क्लबिंग इट राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजर कौन होता है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? सबसे पहले तो मैनेजर इज एन इंडिविजुअल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इज फर्स्ट अ डायरेक्टर। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हर एक सेंटेंस को ना आप लिंक कर सकते हो, मतलब कंपेयर कर सकते हो। तो ये एक सेंटेंस को मैंने कंपेयर कर दिया, फिर इसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ। ऐसे 3 पॉइंट्स है और तीनों को आप कंपेयर कर सकते हो एंड यू विल कम टू नो द डिफरेंस। मैनेजर ना, हमने तो सुना है कि ये परचेस मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है। क्या हम उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो सिर्फ एक छोटे से डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं हु मैनेजेस आइदर होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब हम एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं जो पूरे कंपनी को मैनेज करता है। होल मतलब या तो वो 100% पूरी कंपनी को मैनेज करता है, या सब्सटैंशियली द होल। सब्सटैंशियली मतलब लाइक 70-80% पावर उसी के पास है। ओके, सब्सटैंशियल मतलब ज्यादातर पावर उसी के पास है। तो हम उस मैनेजर की बात नहीं कर रहे जो सिर्फ एक छोटा सा परचेस संभालता है या सेल्स संभालता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, ही मस्ट बी एन इंडिविजुअल। एंड इंडिविजुअल मतलब एक नेचुरल लिविंग पर्सन होना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, आर्टिफिशियल पर्सन कैसे कंपनी को मैनेज करेगा? उसका खुद का तो दिमाग है नहीं। हाउ कैन ही टेक डिसीजंस? हाउ कैन ही फॉर्म जजमेंट्स? दैट्स नॉट पॉसिबल, नो। So we want an individual. It means we want a natural. Natural मतलब living person. क्योंकि यही एक पर्सन है जो दिमाग लगा के प्रॉब्लम को समझ के सॉल्यूशन दे सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन वो नहीं कर सकता। तो ओनली एन इंडिविजुअल। ओके, अब क्या ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली काम करता है? मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मैंने बोल दिया वही करना है आपको? नहीं, ये एक ऐसा इंडिविजुअल है हु इज सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस। मतलब कि हम इसको सुपरवाइज करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। हम मतलब कौन कंट्रोल करेगा? ही इज सब्जेक्ट टू मतलब इसको हमने पूरे 100% राइट्स नहीं दिए। मतलब तू खुद डिसाइड करके नहीं काम कर सकता है। यू विल बी अंडर द सुपरविजन, अंडर द कंट्रोल एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कैन आई से कि मैनेजर जो है वो बोर्ड के नीचे काम करता है। बोर्ड जो डायरेक्शन देगा ये बस उसे एग्जीक्यूट करेगा और लोगों से वो काम करवा के लेगा। सो वी हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसके नीचे आ जाएगा मैनेजर। और ये मैनेजर कौन होगा? ही विल बी एन इंडिविजुअल नेचुरल लिविंग पर्सन। एक बार फिर से पढ़ते हैं। इट मीन्स एन इंडिविजुअल। द वर्ड मीन्स, इट शोज कि ये जो डेफिनेशन है ये मीनिंग बता रही है कि मैनेजर कौन होता है। हम इंक्लूड नहीं कर रहे ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा, नहीं, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये मैनेजर कौन है, उसका क्या मतलब है। इट मीन्स एन इंडिविजुअल, तो ओनली अ लिविंग नेचुरल पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस। मतलब कौन सुपरवाइज करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको सुपरवाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे और डायरेक्शन देंगे कि तुमको काम कैसे करना है।
फिर ये मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर होने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्टर होना चाहिए। मैम क्या ये रिक्वायरमेंट मैनेजर में भी है? नहीं, मैनेजर की पोजीशन पे कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है, डायरेक्टर एज वेल एज नॉन डायरेक्टर, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए आपको पहले डायरेक्टर होना जरूरी है। ठीक है, तो मैनेजर कौन हो सकता है? डायरेक्टर हो सकता है या नॉन डायरेक्टर, मतलब कोई भी हो सकता है। मैं डायरेक्टर नहीं हूं, कोई बात नहीं, मैं मैनेजर बन सकती हूँ। ठीक है, डायरेक्टर या नॉन डायरेक्टर, कोई भी मैनेजर बन सकता है। ठीक है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए मेरा डायरेक्टर होना जरूरी है। मैम मैं डायरेक्टर नहीं हूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। नाम में ही लिखा है ना, देखो आप डायरेक्टर हो जो कंपनी को मैनेज कर रहे हो। समझ गए? तो एक डायरेक्टर या एक नॉन डायरेक्टर मैनेजर बन सकता है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्टर ही मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है। अच्छा मैम ये काम क्या करता है? ही इज entrusted with substantial powers of management of the affairs of the company। एक मिनट, मैनेजर है वो होल या सब्सटैंशियल पावर रखता है ऑफ द अफेयर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो एंट्रस्टेड विद द सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स। ऐसे कैसे हो सकता है? सब्सटैंशियल पावर मतलब सबसे ज्यादा पावर इसके पास है, तो सबसे ज्यादा पावर मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों को कैसे दे सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अगर सपोज मैनेजर को मैंने होल ऑफ द पावर मैनेजर को मैंने होल ऑफ द पावर ऑफ मैनेजमेंट दे दी, तो फिर सब्सटैंशियल पावर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर को कैसे दे सकती हूँ? इट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई आपकी कंपनी में मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों साथ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। या तो आप मैनेजर अपॉइंट करो या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों को आप होल या सब्सटैंशियल पावर नहीं दे सकते। ठीक है, आपको अगर सब्सटैंशियल का मीनिंग लिखना है, क्योंकि शायद मे बी आप बाद में भूल जाओगे, तो इसका आपको लिखना है ऑलमोस्ट होल। ठीक है, मतलब पूरी नहीं बट काफी हद तक हमने उसको वो पावर देके रखी है। दूसरी एक बात आपको लिख लेनी चाहिए, देयर कैन नॉट बी बोथ मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट द सेम टाइम इन अ कंपनी। दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते। मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बनेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर या तो आर्टिकल्स में लिखा रहेगा कि भाई इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दो, या फिर कोई एग्रीमेंट होगी उसकी कंपनी के साथ, या एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा आइदर इन द जनरल मीटिंग या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। कैन आई से ये रेजोल्यूशन या तो बोर्ड मीटिंग में होगी या तो ये बोर्ड रेजोल्यूशन होगी, यू कैन राइट बोर्ड मीटिंग, या तो ये बोर्ड मीटिंग में पास की जाएगी या फिर जनरल मीटिंग में मेंबर्स पास करके मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे और उसको पावर्स ऑफ मैनेजमेंट दे देंगे। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। मैनेजर कौन होगा? इंडिविजुअल होगा, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर ही बन सकता है। मैनेजर के पास क्या पावर्स हैं? ओके, ही हैज द पावर टू आइदर होल और सब्सटैंशियली मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भी सब्सटैंशियल पावर्स है। आपने एक और बात नोटिस की, मैनेजर को आप होल पावर दे सकते हो, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर में सिर्फ सब्सटैंशियल पावर्स दी गई हैं। मैनेजर इज अंडर द सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड, मतलब वो खुद इंडिपेंडेंटली डिसीजंस नहीं ले रहा है। ठीक है, बोर्ड उस मैनेजर को डायरेक्शन देता है और मैनेजर फिर बाद में उस चीज को एग्जीक्यूट करता है, उसे एक्चुअली में जो डिसीजन है उसको फिर वो काम पे लगाता है।
मैनेजर includes a director or any other person occupying the position of a manager by whatever name called, whether under a contract or not. Can I say, इसका यही मतलब है कि एक मैनेजर बनने के लिए मुझे सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए, मैं डायरेक्टर हूं नहीं हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यू मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर, यू कैन स्टिल बिकम अ मैनेजर. लेकिन अगर मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड. इसका मतलब है कि मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है. ओके, तो ये थे हमारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. लेकिन इसमें आगे भी पॉइंट्स है, बट उसके पहले ना आप देख लो कि आपने सब प्रॉपरली लिख लिया है ना आपके बुक में. ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवाना चाहती हूँ यहाँ पर. मेरे साथ में लिखो. ये सिर्फ इतना ही है कि कभी कभार हम वो डेफिनेशन से नहीं याद कर पाते हैं, तो अगर आप ये नोट पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा. ठीक है, आप लिखो यहाँ पर मैनेजर और यहाँ लिखो मैनेजिंग डायरेक्टर. तो एट अ ग्लांस आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तो एग्जाम की रिवीजन के टाइम पे आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा. यहाँ पर आप लिखो मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ओके, सो मे और मे नॉट बी द डायरेक्टर. लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए ही मस्ट बी, मस्ट मतलब कंपल्सरी, ही मस्ट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. दूसरी पॉइंट क्या लिखेंगे? मैनेजर जो है ही वर्क्स अंडर द सुपरिटेंडेंस. में तीनों ही लिख देती हूँ, तो या तो उसके पास सुपरिटेंडेंस होगी या कंट्रोल होगा, या फिर ही इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड. तो ये इंडिपेंडेंटली नहीं, ये बोर्ड के अंडर काम करता है. दिस इज द मेन डिफरेंस. अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया है एक्ट में. मेरे पास पावर है टू साइन चेक्स, मेरे पास पावर है टू ड्रॉ एंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज. मेरे पास पावर है. क्या मैं मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ? लॉ बोलते हैं यार ये रूटीन काम है, तू ये मत समझ तू चेक साइन कर सकता है तो तेरे पास बहुत बड़ी पावर आ गई है. ये रूटीन काम है, रूटीन काम में बहुत सारे चेक साइन करने पड़ते हैं. ये सब्सटैंशियल पावर नहीं होगी. फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पावर टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स हैं, रूटीन नेचर के एक्ट्स हैं, ये तो रोज करने ही पड़ते हैं. दिस इज नॉट इंक्लूडेड, इट विल नॉट बी डीम्ड to be included in the substantial powers of management. तो क्या हम इसे substantial power मानेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्या काम है जिसको हम substantial power नहीं मानेंगे? Power to affix the common seal on a document. भाई आप common seal लगा के कंपनी का साइन करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये substantial power नहीं है. To draw endorse any check on account of the company. मैं चेक्स मैं ही साइन करती हूँ सारे चेक्स. ये रूटीन काम है, किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो ये नहीं कर सकती. मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, एंडोर्स कर सकती हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैं साइन कर सकती हूँ शेयर सर्टिफिकेट, या फिर शेयर ट्रांसफर करना है तो फिर वो मैं ही करवा के देती हूँ. दिस डज नॉट मीन दैट यू हैव सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट. इसे सब्सटैंशियल पावर नहीं माना जाएगा. अच्छा, जो मैंने आपको नोट लिखवाया वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो. फॉर एन इंडिविजुअल to be called as a managing director, he must first be a director which is duly appointed by the company. तो पहले आपको डायरेक्टर बनना है, फिर आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे. तो स्टेप 1 क्या होगा? पहले ही इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय द कंपनी, और फिर जाके हम उसको अपॉइंट करेंगे एज मैनेजिंग डायरेक्टर.
पहले तू डायरेक्टर बन, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे. इंडिविजुअल, if he is not a director, okay, he is not a director, he cannot be appointed as the managing director. ये हमें पता है. अगर आप डायरेक्टर हो तो ही मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हो, वरना नहीं. ठीक है, समझ में आया? ये लिख लो. नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मेंबर, क्लॉज 55. बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये नहीं है क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया है ना, मैंने यहाँ पे एक नोट बना के रखा है विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर. कितनी बार होता है ना कि मैं मेंबर बोल देती हूँ, फिर कभी कभी मैं शेयर होल्डर बोल देती हूँ. एक्चुअली अंडर मोस्ट सर्कमस्टांसेस दीज टू टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट देर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस जहां पर मैं मेंबर हूं लेकिन शायद मैं शेयर होल्डर नहीं हूं. देर आर सर्कमस्टांसेस जहां पर आप शेयर होल्डर हो लेकिन आप अभी तक मेंबर नहीं हो. तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मेंबर कौन होता है. नाउ मेंबर मतलब पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. मेरा नाम अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है तो मैं मेंबर हूं, वरना नहीं हूं. तो जैसे ही मेरा नाम रजिस्टर में आ गया मैं मेंबर बन गई. समझ गए? नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मिस्टर एक्स ने अपने शेयर्स जो है ना वो ट्रांसफर कर दिए टू मिस्टर वाई. अब मैं बात कर लेती हूँ फिजिकल शेयर्स की. ठीक है, कुछ शेयर्स जो फिजिकल फॉर्म में थे उन्होंने वाई को ट्रांसफर कर दिए. वैसे आजकल तो आपको इसको डीमैट में करना पड़ता है, फ्री ट्रांसफर अलाउ करते हैं, बट मैं मान लेती हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी जहाँ पे फिजिकली मैंने शेयर्स ट्रांसफर कर लिए. अब शेयर्स किसके पास है? वाई के पास. तो वो कौन है? शेयर होल्डर हो गया. अब आपको क्या लगता है कंपनी फ्री बैठी रहती है कि जैसे ट्रांसफर हो तुरंत अपडेट कर दिया? नहीं भाई, टाइम लगता है इन सब चीजों में. एक आधा महीना चला जाता है. आप मुझे ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स दोगे, फिर मैं शेयर सर्टिफिकेट की भी एंडोर्समेंट करूंगी, मैं रजिस्टर में इसका नाम काट के इसका नाम लिखूंगी. ये सब चीजों में टाइम लगता है. अब आपने शेयर्स तो ट्रांसफर करके शेयर्स तो इसको दे दिए, तो ये बन गया शेयर होल्डर. लेकिन क्या इसका नाम अभी तक रजिस्टर में आया है? नहीं. तो क्या ये मेंबर बना? नहीं. अभी तक कंपनी के बुक्स में मिस्टर एक्स ही मेंबर है. तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पर वाई शेयर होल्डर तो बन गया, लेकिन क्योंकि उसका नाम रजिस्टर में नहीं आया तो वो मेंबर नहीं बना. एक्स का ही नाम अब तक रजिस्टर में है तो वो मेंबर है, लेकिन क्या एक्स शेयर होल्डर है? उसने तो शेयर ट्रांसफर कर दी. तो एक्स मेंबर है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है. वाई शेयर होल्डर बन गया है, लेकिन क्योंकि उसका नाम रजिस्टर में नहीं आया है तो क्या वो मेंबर बना है? नहीं बना. जैसे ही उसका नाम मैंने रजिस्टर में डाल दिया, इसका निकाल के इसका डाल दिया, तो क्या ये मेंबर बन जाएगा? हाँ, ये मेंबर बन जाएगा. तो वैसे तो दोनों सेम ही होते हैं, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पर आप शेयर होल्डर हो लेकिन मेंबर नहीं हो. आप मेंबर हो लेकिन शेयर होल्डर नहीं रहे हो. समझ गए? तो मेंबर कैसे बनते हैं? तो मेंबर बनने के 3 तरीके हैं. नाउ अब मेंबर मतलब मैम आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन ये मेंबर बन के मतलब मैंने क्या बड़ा काम कर लिया? अरे मेंबर बन के आपको राइट्स मिलती हैं, और ये राइट सिर्फ मेंबर को ही मिलती है, शेयर होल्डर को भी नहीं मिलती. राइट टू अटेंड द मीटिंग, राइट टू वोट एट द मीटिंग, राइट टू कॉल अ मीटिंग, राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ मीटिंग, राइट टू कॉल अ मीटिंग, राइट टू शेयर सर्टिफिकेट. डिविडेंड तो वैसे भी मिलेगा ही शेयर होल्डर को. ठीक है, तो एक्चुअली डिविडेंड भी मिलता है अगर आपका नाम रजिस्टर में है, बट उसमें भी और होते हैं कि नहीं मैम मैंने उसको डिविडेंड भी दे दिया शेयर्स के साथ. दैट ऑल इज डिफरेंट, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट डिविडेंड. लेकिन अगर आप मेंबर हो, ओनली देन यू कैन कॉल अ मीटिंग, यू कैन अटेंड द मीटिंग, वोट एट द मीटिंग, यू कैन रिसीव द शेयर सर्टिफिकेट. ये राइट सिर्फ मेंबर को ही मिलती है. अच्छा मैम मेंबर बनते कैसे हैं? सबसे पहले तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इमीडिएटली मेंबर बन जाता है जैसे ही वो सब्सक्राइब करते हैं. मैम ये क्या होता है? अब आगे जाके जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो तभी मैं आपको बताऊंगी कि मेमोरेंडम में ना एक टेबल होती है, वहां पर आपको लिखना पड़ता है कि सब्सक्राइबर्स कौन है. जैसे प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 7, तो वो अपना नाम लिख देते हैं और बोलते हैं कि मैं 10,000 शेयर दूंगा, 10 रुपी का एक शेयर, मैं 1 लाख रुपए लेके आऊंगा.
10,000 शेयर्स, 10 रुपी का एक शेयर, मैं 1 लाख लेके आऊंगा। जैसे मेरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, 2 ही मेंबर्स हैं, हमने 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, ठीक है? तो ए और बी हम 2 मेंबर्स हैं। तो मैंने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, मेरे दूसरे मेंबर ने भी 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया, हम दोनों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली। फेस वैल्यू हमारे शेयर का 10 है, तो मुझे 10,000 शेयर्स मिल गए और उसको भी 10,000 शेयर्स मिल गए। ठीक है? तो ये जो पैसा है, ये मैंने बोला है कि मैं लाऊँगी, मैंने एग्री किया है, अब तक मैंने पैसा लाया नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, कंपनी का बैंक अकाउंट खुलेगा, तब हम ये पैसा डालेंगे ना उसमें। तो फिलहाल हमने सिर्फ एग्री किया है कि भई हम इतना-इतना पैसा लेके आएँगे, तो मेमोरेंडम में हमने हमारे नाम के आगे ये प्रॉमिस किया है और हमने साइन भी किया है मेमोरेंडम। वी आर नोन एज सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स इमीडिएटली मेंबर बन जाते हैं, लेकिन मैम ना इनसे हमें कोई एप्लीकेशन आई, ना हमने इनको अलॉटमेंट किया, ना इनसे कोई पैसे आए। मतलब इतनी क्या जल्दी थी कि इनको मेंबर बनाना है? अब मेरी बात सुनो, इन्होंने प्रॉमिस तो किया है ना कि वो लेके आएंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इन्होंने क्रेडिटर से लायबिलिटी भी इनकर कर दी, मतलब गुड्स खरीद लिए, बोला पैसे देंगे। अब फिर बोलते हैं हमको कंपनी वाइंड अप करनी है, हमारा झगड़ा हो गया, मैं इसके साथ बिज़नेस नहीं कर सकता, मेरे को वाइंड अप करना है। अब हम क्रेडिटर्स को पे करने के लिए पैसे कहाँ से लाएँगे? आपने कुछ सेल तो किया ही नहीं है, सिर्फ गुड्स खरीद के रख लिए और बोलते हो अभी कंपनी वाइंड अप करनी है। तो लॉ बोलता है कि तुम सब्सक्राइबर, तुमने प्रॉमिस किया था ना, तुम मेंबर हो, तुमको अब ये प्रॉमिस पूरा करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये पैसे लाने ही पड़ेंगे और इस पैसे से तुम अभी क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स, हम इनको मेंबर मानने लग जाते हैं। जो भी इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम पैसा लेके आएंगे, ये इनको लाना ही पड़ेगा। तो सब्सक्राइबर्स दे आर कंसिडर्ड एज मेंबर्स एज सून एज दे एग्री टू परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी। जैसे ये एग्री कर लेते हैं, मेंबर बन जाते हैं। रिटन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इवन इफ अलॉटमेंट नहीं हुआ है ना, आपको मेंबर माना जाएगा। अरे मैंने इनका नाम रजिस्टर में भी नहीं लिखा, फिर भी ये मेंबर हैं। दे आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इवन इफ देयर नेम इज नॉट रिटन। सब्सक्राइबर कैन नॉट रिफ्यूज टू परचेज द शेयर सेइंग कि मैं क्यों लूं, अब तो कंपनी वाइंड अप हो रही है, तूने एग्री किया था ना, तू मेंबर है, तेरे को पैसे लाने ही पड़ेंगे। अगर मैं सब्सक्राइबर नहीं हूं तो ठीक है, एक रिटन एप्लीकेशन दे दो। राइटिंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। ओरल एप्लीकेशन से आप मेंबर नहीं बन सकते। रिटन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, वरना कल को वो बोलेगा मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैं क्यों दूं पैसे। रिटन एप्लीकेशन दो। रिटन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, ओरल एप्लीकेशन इज नॉट वैलिड। मैम मैंने क्या किया ना, चुपचाप, उसने मुझे बोला था वो देगा पैसे, चुपचाप इसका नाम रजिस्टर में डाल दिया, अब तो ये मेंबर बन गया। इसके साथ इससे रिटन एप्लीकेशन कहाँ से आई? आई नहीं ना, रिटन एप्लीकेशन तो आई नहीं, वो मेंबर है नहीं। चुपचाप तुमने नाम रजिस्टर में लिख दिया कि उसको बोलो नहीं तू पैसे दे, ये नहीं चलेगा। वरना तो कंपनी किसी का भी नाम रजिस्टर में लिख देगी और बोलेगा तेरा नाम आ गया, पैसे दे चल, नहीं कर सकते। अलॉटमेंट अगेंस्ट ओरल एप्लीकेशन वॉइड हो जाएगा। मियर एंट्री इन द रजिस्टर इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, आपको रिटन एप्लीकेशन देनी ही पड़ेगी। अच्छा मैम आजकल कौन करता है यार ये सब? आईपीओ के लिए भी मैंने अप्लाई किया था, ऐप में गई, फंड्स डाले, आईपीओ के लिए एप्लीकेशन दे दी। अरे लेकिन वो भी तो राइटिंग है ना, रिकॉर्ड तो है ना। आपके एप्लीकेशन में आपने ही इंस्ट्रक्शंस डाली, आई एग्री पे टिक किया, आपके अकाउंट से पैसे गए, कुछ तो रिकॉर्ड है ना कि आपने अप्लाई किया था। ओरल एप्लीकेशन में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ऑल्दो आप ऑनलाइन कर रहे हो, बट रिटन रिकॉर्ड तो है ना उसका, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। अच्छा लॉ क्या बोलता है, अगर आपका नाम डिपॉजिटरी के लिस्ट में आ गया, आप मेंबर हो, अब सारे शेयर्स डीमैट में ही है आजकल, पर कंपनी के पास कहाँ टाइम है कि रोज रोज बैठ के अपने रजिस्टर अपडेट करें। मतलब लोग लाखों में ट्रेडिंग करते हैं। अब एक एक कंपनी है, उसके 10 से 20,000 लोगों ने शेयर्स खरीदे बेचे, लाखों में 1-2 लाख, 5 लाख लोगों ने ट्रेडिंग की वही शेयर्स में, कहाँ हम रजिस्टर अपडेट करेंगे। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं बाय द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी मैंने आपको बताया था, जैसे बैंक में हम पैसे डालते हैं, डिपॉजिटरी के पास हमारे शेयर्स पड़े होते हैं ना, डीमैट फॉर्म। डिपॉजिटरी के पास जो रिकॉर्ड्स है, हम मानते हैं ये वही मेरा शेयर सर्टिफिकेट, वही मेरा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है।
जब भी मुझे रजिस्टर चाहिए, मैं डिपॉजिटरी को बोलती हूँ भेज दे, तेरे रिकॉर्ड्स भेज दे। कंपनी के लिए वही रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है। सो वॉट एवर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय द डिपॉजिटरी दैट इज कंसिडर्ड एज रजिस्टर ऑफ मेंबर। आपका नाम है तो आप मेंबर हो। तो दीज आर द 3 वेज। यही डेफिनेशन में भी दिया है वहां पर, ये लिख लो। लास्ट की आज की जो हमारी डेफिनेशन है वो मेमोरेंडम की है। मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम डिफाइंस द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी, की कंपनी क्या काम कर सकती है, वो मेमोरेंडम में लिखा है। मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम विच वॉज ओरिजिनली फ्रेम्ड, ये ओरिजिनली फ्रेम्ड होगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज वेल एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जब भी मेमोरेंडम का जिक्र किया जाएगा, अगर आपने कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं किए तो जो आपने फाइल किया था वही आपका मेमोरेंडम है। लेकिन अगर आपने आगे जाके ऑल्ट्रेशन किए तो वो ऑल्टर्ड मेमोरेंडम आपका मेमोरेंडम माना जाएगा। और वर्ड दिया, या तो हम जो ओरिजिनली फाइल किया था वो ले ले, या जो ऑल्टर किया, अगर आपने ऑल्ट्रेशन किया तो हम उसको मानेंगे। तो दिस इज मेमोरेंडम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हाँ, डेफिनेशन कभी कभी लिखनी पड़ती है अगर मेमोरेंडम का कोई क्वेश्चन आ जाए तो, बट नहीं भी लिखोगे तो चल जाता है। और इट्स वेरी इजी डेफिनेशन, कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस सेशन में डिस्कस किए ऑल द क्लॉजेस स्टार्टिंग फ्रॉम FGHIJKLM, बहुत कुछ डिस्कस किया हमने। अब आप क्या करोगे? हमने डिस्कस कर लिया। आपको चाहिए तो आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, खाना खा लो, इधर उधर टहल आओ। लेकिन उसके बाद इमिजिएटली आके 1 घंटा निकालो और ये अभी के अभी लर्न करो, और फिर अगला वीडियो देखना। ठीक है? तो अभी के अभी बैठ के जो भी आज के सेशन में हुआ है वो बैठ के आपको लर्न करना है। ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है? करोगे ना पक्का? प्रॉमिस? मैं पूछूंगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलो अगले सेशन में मिलते हैं जहां पर हम आगे के क्लॉजेस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना कि मैम ने इतने अच्छे से हमको सिखाया, वी आर फॉलोइंग इन लव विद लॉ नाउ। एंड इसी तरह इसी डिटेल में हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं विद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, MCQ टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए। बाय द टाइम आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा ना, आपको लगेगा मैम इतने इन डेप्थ में आपने सिखा दिया है कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मेरे टेस्ट्स भी हो गए, मैंने MCQ की भी प्रैक्टिस कर ली, अब तो बस मेरे को रिविजन ही स्टार्ट करनी है। तो इतने डिटेल में हम पढ़ने वाले, लेकिन आपके फ्रेंड्स को जरूर बताना कि आप बहुत ही बेस्ट लेक्चर्स रिफर कर रहे हो फॉर CA इंटो। ओके, चलो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आई विल टेक योर लीव। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन। बाय बाय, टेक केयर।